हेलो दोस्तों, मैं संजीव चांगिया एडवोकेट आपका अपने YouTube चैनल संजीव चांगिया एडवोकेट में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको अपने इस लीगल वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि अगर यदि किसी व्यक्ति का चेक बाउंस हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए एवं चेक लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और चेक बाउंस होने के बाद किस प्रकार से कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर यदि आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार के और भी लीगल वीडियोस आपको देखने के लिए मिले। हाँ तो दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो सबसे पहले चेक लेते समय क्या क्या सावधानियां रखें उसके बारे में सुनें। जब आपने किसी व्यक्ति को रुपए उधार दिए और वह चेक के द्वारा आपको उधार दी गई राशि का वापस आपको भुगतान करता है तो ध्यान रखें कि जब वह व्यक्ति आपको चेक दे तो आप उसी व्यक्ति से चेक बॉडी को यानी चेक में सभी कॉलमों को उसी के हाथों से भरवाएं। जैसे चेक में अपना नाम, चेक में राशि शब्दों में, अंकों में और डेट। यह विशेष ध्यान रखें कि डेट विशेष रूप से उसी के हाथों से भरवाएं, क्योंकि चेक जब पैसे देने वाले के हाथों से भरा हुआ होता है तो चेक जारी करने के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठ पाता है। और अगर यदि आप चेक के पीछे चेक देने वाले व्यक्ति से लिखवा लें कि मैंने अपने द्वारा फला तारीख को उधार लिए गए रुपये की राशि आज इस चेक के माध्यम से वापस अदा कर दी है, तो यह अगर यदि चेक बाउंस होने पर केस करना पड़ जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि मैंने पहले अपने लीगल वीडियो में कि रुपए उधार देते वक्त रखी जाने वाली सावधानियों में भी यह बात बताई थी कि जब आप पैसे उधार देते हैं तो पैसे चेक या आरटीजीएस के माध्यम से उधार दें और उस पैसे को उधार देते समय परनोट व रसीद अवश्य लिखवाएं। इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे रुपए उधार लेते समय रखी जाने वाली सावधानियां लीगल वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। अब इसके अलावा जब आप चेक लेते हैं तो परनोट के पीछे या किसी अन्य सिंपल पेपर पर चेक देने वाले व्यक्ति से चेक देने बाबत तहरीर अवश्य लिखवा लें ताकि बाद में किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क चेक जारी करने बाबत ना लग सके। अब मैं आता हूं चेक किस प्रकार से डिसऑनर होता है, किस किस वजह से डिसऑनर होता है। अधिकतर देखा गया है कि जब चेक बैंक में कैश करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है तो मुख्यतः चेक इनसफिशिएंट बैलेंस या एक्सीड अरेंजमेंट यानी अपर्याप्त निधि की वजह से डिसऑनर होता है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक जारी किया है उसके बैंक खाता में चेक में लिखी गई राशि जितनी राशि अवेलेबल नहीं है, इसलिए चेक इनसफिशिएंट फंड या एक्सीड अरेंजमेंट की वजह से डिसऑनर होता है। दूसरी वजह चेक डिसऑनर होने की है पेमेंट स्टॉप। इसमें व्यक्ति के द्वारा जिसने चेक जारी किया गया है वह चेक गुम होने की वजह से अपने चेक की पेमेंट स्टॉप करवा देता है या चेक चोरी हो जाने की सूरत में भी अपने चेक की पेमेंट को स्टॉप करवा सकता है। तीसरी वजह है जब चेक डिसऑनर होता है वह होता है अकाउंट क्लोज। जब कोई व्यक्ति अकाउंट अपना बंद करवा देता है और उसके बाद चेक जारी करता है तो भी चेक डिसऑनर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा चेक डिसऑनर होने का एक और कारण है सिग्नेचर डिफर। सिग्नेचर डिफर से मतलब है जो आपके चेक पर जो सिग्नेचर है और बैंक अकाउंट
यानी बैंक की ब्रांच में जो बैंक खाता है उसमें जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है वह दोनों जब आपस में नहीं मिलते हैं तो उस दशा में सिग्नेचर डिफर के कारण चेक डिसऑनर होता है। अब अगर यदि चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले जब आपने चेक बैंक में लगाया तो बैंक आपको जब चेक रिटर्न करता है तो वह चेक डिसऑनर के साथ आपको चेक के साथ साथ एक चेक रिटर्न मेमो भी देता है। जब आप उस चेक रिटर्न मेमो को ध्यान से देखोगे तो मैंने जो बताया है उसके अनुसार यह पता लग जाएगा कि आपने जो चेक बैंक में प्रोड्यूस किया है वह इनसफिशिएंट फंड यानी एक्सीड अरेंजमेंट अपर्याप्त निधि की वजह से डिसऑनर हुआ है, या सिग्नेचर डिफर की वजह से डिसऑनर हुआ है, या अकाउंट क्लोज होने की वजह से आपका चेक डिसऑनर हुआ है, या पेमेंट स्टॉप किए जाने के कारण आपका चेक डिसऑनर हुआ है। अब जब आप चेक रिटर्न मेमो देख लेते हैं तो उसके बाद आप सबसे पहले किसी अच्छे और योग्य एडवोकेट से संपर्क करें और चेक रिटर्न मेमो आपको जिस दिन मिला है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आप चेक देने वाले के पास अपने वकील के माध्यम से एक लीगल नोटिस भिजवाएं जिसमें आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी चेक की राशि को वापस देने के बारे में तथ्य लिखे हुए, और जब वह लीगल नोटिस उस अपोजिट पार्टी को मिल जाए उस तारीख से 15 दिन आपको छोड़ने अवश्य होंगे ताकि उन 15 दिनों के अंदर अगर यदि वह व्यक्ति चाहे तो आपकी चेक राशि को आपको दे दे और अपना चेक वापस ले ले। अगर यदि 15 दिन के अंदर वह व्यक्ति आपके लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं देता है और ना ही आपकी चेक की राशि आपको वापस करता है तो लीगल नोटिस मिलने के 15 दिन छोड़कर 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने जिले की अदालत में अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर देनी चाहिए। जो यह टाइम मैंने लीगल नोटिस जारी करने का और लीगल नोटिस देने के बाद 15 दिन का टाइम अपोजिट पार्टी को पेमेंट वापस देने का और 15 दिन छोड़ने के बाद 1 महीने के अंदर आपके द्वारा क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करने का जो बताया है इसको अवश्य ध्यान रखें क्योंकि यही चीज आगे लिमिटेशन मानी जाती है। अगर यदि आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो वह मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि आपको इसके कारण क्या दिक्कत आ सकती है। तो जब आप क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करवाते हैं तो सबसे विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि आप क्रिमिनल कंप्लेंट में सबसे पहले तो रुपए उधार देने वाले व्यक्ति के साथ आपके व्यापारिक संबंध हैं या आपके फ्रेंडली और कोर्डियल रिलेशन है इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखवाएं एवं इसके बाद आपको यह भी लिखवाना है कि उधार लेने वाले व्यक्ति ने किस पर्पज से पैसे आपसे उधार लिए थे। भाई उसका कोई डोमेस्टिक पर्पस था या कोई व्यापारिक रीजन था या उसकी कोई पर्सनल नीड थी तो इसका विवरण आपको अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट में अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा आपको क्लीन हैंड से कोर्ट में जाना चाहिए। क्लीन हैंड से मेरा मतलब है कि अगर यदि आपने ब्लैंक चेक लिया है और वह चेक आपने खुद भरा है तो यह तथ्य आपको अपनी कंप्लेंट में अवश्य लिखना चाहिए। अगर यदि आपने वह चेक नहीं भरा है और ना ही चेक देने वाले ने चेक बॉडी को भरा है और किसी थर्ड व्यक्ति ने उस चेक को भरा है तो उसका विवरण आप अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट में अवश्य करें ताकि आपकी क्लीन हैंड कोर्ट को दिखाई दे।
वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे आदेश आए हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि चेक बॉडी को जरूरी नहीं है कि चेक जारी करने वाला व्यक्ति ही भरे, परंतु क्लीन हैंड से आने के लिए आपको कोर्ट में अपनी कंप्लेंट में यह तथ्य अवश्य लिखकर देने चाहिए। अब इसके बाद आपको इसमें क्या चीज ध्यान देनी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट में काज ऑफ एक्शन मतलब कि मुझे इस वजह से क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करनी पड़ी है, उसका वर्णन अवश्य करें कि भाई मैंने तो लीगल नोटिस भेजा था कि आप मुझे 15 दिन के अंदर मेरी उधार दी गई राशि जो चेक में लिखी हुई है मुझे वापस दें, अन्यथा मुझे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वह लीगल नोटिस मिलने के बाद भी मुझे ना तो रिप्लाई दिया और ना ही मुझे मेरी राशि प्रदान की, इसलिए यह काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने के कारण मैंने क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की। के अतिरिक्त आपको एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप क्रिमिनल कंप्लेंट अपने तैयार करवाएं तो उसमें प्रूफ ऑफ रिसीविंग ऑफ लीगल नोटिस यह भी साथ अवश्य लगाना है और उसके अंदर आपको यह भी दिखाना है कि अपोजिट पार्टी को लीगल नोटिस मिल चुका है। इसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो लीगल नोटिस की एडी आपको वापस अवश्य मिलती है। अगर किसी कारणवश आपको लीगल नोटिस की एडी नहीं मिलती है तो आप डाक विभाग की वेबसाइट www.indianpost.gov.in पर ट्रैक कंसाइनमेंट के द्वारा अपने लीगल नोटिस का नंबर जो आपको स्पीड पोस्ट की रसीद मिली है वह डालेंगे तो आपको ट्रैक कंसाइनमेंट में पता लग जाएगा कि अपोजिट पार्टी को लीगल नोटिस किस तारीख को प्राप्त हुआ है और आप उसकी ईमेल के द्वारा डाउनलोड करके कॉपी अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट के साथ अवश्य लगाएं ताकि अपोजिट पार्टी को लीगल नोटिस प्राप्त होने के तथ्य आप साबित कर सकें। एवं जो मैंने पहले आपको चेक रिटर्न मेमो से लेकर लीगल नोटिस भेजने और क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करने का जो समय बताया था यानी लिमिटेशन पीरियड, उसका भी उल्लेख आप अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट में अवश्य करें। और यहां यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि अगर यदि आप क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करने में किसी कारणवश लेट हो जाते हैं यानी आप दिए गए कानून सम्मत टाइम पर आप अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट दायर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या आप स्वयं बीमार हो जाते हैं, अन्यथा और कोई कारण हो जैसे आपके एडवोकेट के यहाँ कोई मिस हैपनिंग हो जाए या आपके वकील बीमार हो जाए या कोर्ट की छुट्टियां आ जाएं, तो आप डिले कंडोन की एप्लीकेशन अपने डिले के कारण के सबूत के साथ अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट के साथ अवश्य दायर करें, क्योंकि पहले आपकी डिले कंडोन होगी, आपको द्वारा जो डिले हुई है उसकी माफी मिलेगी, उसके बाद आपकी क्रिमिनल कंप्लेंट पर सुनवाई होगी, अन्यथा इसी ग्राउंड पर आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी और आपकी चेक की राशि डूब जाएगी। इसके अलावा एक कारण और भी है। कई बार देखा गया है कि जब आपने 15 दिन का लीगल नोटिस पेमेंट देने के लिए दिया और 15 दिन से पहले ही गलती से आपके द्वारा क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में दायर कर दी जाती है, तो वह प्रीमैच्योर होने के कारण आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाए। तो उस
परिस्थिति में भी आपके पास उपचार है कि आपकी कंप्लेंट डिसमिस होने से बच सके। अगर यदि आपने क्रिमिनल कंप्लेंट प्रीमैच्योर दायर कर दी तो आप एक बात ध्यान रखें कि उस कंप्लेंट पर आप उसके मैच्योर होने से पहले अपनी गवाही ना करवाएं और ना ही अपोजिट पार्टी को कोर्ट का समनिंग का नोटिस जारी करवाएं। अगर यदि किसी कारणवश आपने गवाही भी मैच्योर टाइम से पहले दे दी है तो यह विशेष ध्यान रखें कि आप समनिंग पॉइंट पर आर्गुमेंट ना करवाएं ताकि अपोजिट पार्टी को कोर्ट द्वारा समनिंग आपकी कंप्लेंट के मैच्योर होने के बाद, यानी आपका 15 दिन का टाइम कंप्लीट होने के बाद ही अपोजिट पार्टी को समनिंग हो पाए। तो उन परिस्थितियों में आपके द्वारा जो प्रीमैच्योर कंप्लेंट दायर की गई थी तो उसके लिए बहुत सारी अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई है जिसमें आपकी कंप्लेंट डिसमिस नहीं हो पाएगी। तो मेरे द्वारा ये जो आपको लीगल वीडियोस के माध्यम से जो जानकारी दी गई है, यह जानकारी मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव और कुछ हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत आपको दी गई है। मैं आशा करता हूं कि आपकी लीगल नॉलेज इनसे बहुत बढ़ेगी और आप अपने चेक बाउंस के केस में अपने अधिकार और अपने द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को जानेंगे। और अब इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि चेक बाउंस के केस में आपको जब आप अपने केस को प्रूव करते हैं तो आपको आपकी चेक राशि के साथ साथ कंपनसेशन के रूप में चेक अमाउंट की डबल राशि तक कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। और चेक बाउंस के केस के तहत अपोजिट पार्टी को, यानी जिसने आपको चेक जारी किया है, उसे 2 साल तक की सजा भी दी जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे। और अगर यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे एवं मुझे टिकटॉक व इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने वालों के लिए एक विशेष रूप से एक इनाम भी आगे आने वाले टाइम में घोषित करने जा रहा हूं ताकि आप उस इनाम को भी मेरे द्वारा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।